G1 phase corresponds to the interval between mitosis and the initiation of DNA replication. G1 फेज जो है वो माइटोसिस फेज और डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन जिस फेज में होता है उस फेज के बीच का फेज है। मतलब कि G1 फेज एस फेज और एम फेज, मतलब माइटोसिस फेज एस फेज और एम फेज के बीच का फेज है। देखिए यहाँ फिगर में देखिए, ये क्या है G1 फेज, ये है एम फेज, ये है एस फेज। G1 फेज कहाँ आ रहा है? एम फेज और एस फेज के बीच में है G1 फेज। हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू ज़ेआरएफ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारा 2 चैप्टर चल रहा है, एक सेल यूनिट ऑफ लाइफ और एक सेल साइकिल सेल डिवीज़न। तो ये है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट टाइम विजिट किया मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लग रहे हैं। और जैसा नोट्स आपको दिख रहा है स्क्रीन में, एकदम बिल्कुल सेम नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, मेरे लेक्चर को देखें और लेक्चर देखने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि ये लेक्चर मैंने देखा है। मैं आपको सेम लेक्चर उस लेक्चर का नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो चैप्टर चल रहा है हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीज़न, ठीक है। और इस लेक्चर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं डाल दूंगा कहाँ? टेलीग्राम पे। वहाँ पे जाकर टेलीग्राम पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सब फ्री है। क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस सीरीज, टेस्ट नोट्स, सब कुछ फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री है। तो ये नहीं समझे फ्री है तो ये सबके लिए मैंने जानबूझ के फ्री कर रखा था कि सब कोई पढ़े, अमीर गरीब हर कोई। तो ज्वाइन करें जल्दी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और अभी कोर्स थोड़ा थोड़ा चल रहा है। बाद में कोर्स बहुत आपको भारी लगेगा, अगर बाद में शुरू करेंगे आप तो लगेगा कि बहुत सारा एक पहाड़ आपके ऊपर आके खड़ा हो गया, उसको पूरा पढ़ना है तो बहुत मुश्किल लगेगा। अभी स्टार्टिंग है, ज्वाइन करें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और ये टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप विजिट करें तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। लास्ट पहले लेक्चर में हमने बात की थी इंटरफेस तक। इंटरफेस में होते हैं 3 फेज, G1, S और G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इंटरफेस डिवाइडेड है 3 सब फेजेस में, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। तो एक एक करके हर एक फेज को हम पढ़ेंगे, G1 को, S फेज को, G2 फेज को। तो इत्मीनान रखिए, थोड़ा 20-30 मिनट का लेक्चर है, देख लीजिए। 20 मिनट का लेक्चर अगर नहीं देख पाएंगे तो फिर 3 घंटे एग्जाम कैसे देंगे? तो थोड़ा देर बरकरार रही है यहाँ पे। देखिए, इंटरफेज में 3 फेज आता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना हिस्सा इंटरफेज का है, ठीक है। इसमें 3 फेजेस इंक्लूडेड इंटरफेज में, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान से देखिए। यही फिगर आपका अगर एग्जाम में आएगा तो यही फिगर आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ G1 फेज पे फोकस कीजिए, इंटरफेज के G1 फेज पे। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and the initiation of DNA replication. G1 phase जो है वो माइटोसिस फेज और डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन जिस फेज में होता है उस फेज के बीच का फेज है। मतलब कि G1 फेज एस फेज और एम फेज, मतलब माइटोसिस फेज एस फेज और एम फेज के बीच का फेज है। देखिए यहाँ फिगर में देखिए, ये क्या है G1 फेज, ये है एम फेज, ये है एस फेज। G1 फेज कहाँ आ रहा है? एम फेज और एस फेज के बीच में है G1 फेज। एस फेज क्या है? एस फेज जो है वैसा फेज जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो G1 फेज क्या है? इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन मतलब कि एस फेज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. तो G1 फेज में
सेल जो एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होती है, लेकिन जीवन फेज में सेल जो है रिप्लिकेट नहीं करती अपने डीएनए को। सेल जीवन फेज में एक्टिव होती है, सेल ग्रो कर रही होती है, सेल का साइज बढ़ रहा होता है, लेकिन सेल के अंदर जो डीएनए जो है न्यूक्लियस में, उसका रेप्लिकेशन, उसकी कॉपी तैयार नहीं होती है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी तैयार होना दूसरी, ठीक है। तो जीवन फेज में डीएनए की कॉपी तैयार नहीं होती, लेकिन सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल का साइज बढ़ रहा होता है, सेल में ग्रोथ हो रही होती है। जीवन फेज में सिंथेसिस होता है एमआरएनए का, आरआरएनए का और टीआरएनए का। प्रोडक्शन ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनली एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल एंड क्लोरोप्लास्ट। देखिए जीवन फेज में सारी सेल ऑर्गेनली का प्रोडक्शन होता है, सारी सेल ऑर्गेनली क्या होती है, डबल हो जाती है, एक्सेप्ट कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 सेल ऑर्गेनली को छोड़ के बाकी सारी सेल ऑर्गेनली का फॉर्मेशन डबलिंग हो जाता है जीवन फेज में। मोस्ट ऑफ द सेल ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस फेज। तो ज़्यादातर सेल का ग्रोथ जो होता है वो जीवन फेज में ही होता है, ठीक है। साइंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन का साइंथेसिस भी जीवन फेज में हो जाता है। द डिसीजन of cell division takes place in this phase. At the end of G1 phase, restriction point occur called R point. तो ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। G1 फेज में ही सेल डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है कि सेल को अगर डिवाइड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। जीवन फेज में सेल अगर डिवाइड करेंगे, डिसीजन ले लेगी, तो सेल जीवन फेज से बढ़ करके आगे एस फेज की तरफ बढ़ जाएगी, अगर सेल को डिवाइड करना होगा तो, ठीक है। तो जीवन फेज में एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आर पॉइंट, ठीक है। जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज के एंड में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, इसको कहते हैं आर पॉइंट। अगर आर पॉइंट को सेल क्रॉस कर जाती है तो वो एस फेज में एंटर कर जाएगी और सेल डिवाइड हो के रहेगी, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ सेल क्रॉस दिस आर पॉइंट इट मस्ट डिवाइड। अगर सेल आर पॉइंट क्रॉस कर लेती है, आर पॉइंट कहाँ देखने मिलता है, जीवन फेज के इन पॉइंट पे आर पॉइंट होता है। आर पॉइंट मतलब रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। अगर सेल रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कर लेती है तो सेल डिवाइड होगी ही, मतलब सेल ने डिसीजन ले लिया है डिवाइड होने का, तभी सेल आर पॉइंट को क्रॉस करेगी। आर पॉइंट इज क्रिटिकल, is a critical level of a specific protein molecule। तो R पॉइंट असल में है क्या, उसकी बात करते हैं, ठीक है। These protein molecules are known as trigger protein और U protein. Now these protein identify as cyclic acid decay kinase। ध्यान सुनिएगा, R पॉइंट क्या है समझिए। समझ लीजिए कि ये मैंने एक लेवल बना दिया है, ये एक प्रोटीन का लेवल है, एक प्रोटीन का लेवल, ठीक है, यहां तक। तो सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा है, धीरे धीरे बन, उसका लेवल ऐसा बढ़ रहा प्रोटीन का, ठीक है। जैसे ही सेल जो है इस पॉइंट को पार कर देगी प्रोटीन को बना के, मतलब प्रोटीन बढ़ता 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 इस लेवल को पार कर गया, और ये लेवल क्या, यही आर पॉइंट है। जैसे इस प्रोटीन बनता जाएगा और बन करके इस लेवल को पार कर जाएगा तो सेल आर पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी और सेल एस फेज में पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर सेल ने प्रोटीन बनाया सिर्फ यहाँ तक, आर पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे, सेल ने सिर्फ यहाँ तक प्रोटीन बनाया, तो सेल जो है आर पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन का कौन सा है, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ट्रिगर प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रोटीन। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछ लीजिए क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ट्रिगर प्रोटीन या यू प्रोटीन कहते हैं उस प्रोटीन को। अगर वो प्रोटीन यहाँ तक इस लेवल को पार करके आगे बढ़ जाएगी तो प्रोटीन डिवाइड करेगी, मतलब सेल डिवाइड करेगा। अगर सेल जो है सिर्फ यहीं तक प्रोटीन बनाया, प्रोटीन का लेवल सेल का सिर्फ यहाँ तक पहुँचा, तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोल रहे हैं आर पॉइंट। इसी पॉइंट को सेल क्रॉस कर जाती है आर पॉइंट को, तब सेल डिवाइड होता है। और इस प्रोटीन को हम लोग
ट्रिगर प्रोटीन कहते हैं या यू प्रोटीन कहते हैं। और इस प्रोटीन को आज हम लोग अब हम लोग साइक्लिन या सीडीके काइनेज के नाम से जानते हैं। साइक्लिन और सीडीके काइनेज। तो साइक्लिन और सीडीके काइनेज दोनों क्या है, ट्रिगर प्रोटीन है, जो कि सेल को आर पॉइंट को क्रॉस करने में हेल्प करती है। इफ सेल कैन नॉट क्रॉस द आर पॉइंट, अगर सेल आर पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाई, मतलब रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को सेल क्रॉस नहीं कर पाई, तो सेल जो है वो चली जाएगी G0 फेज में। कहाँ चली जाएगी सेल चली जाएगी G0 फेज में। ठीक है, मतलब कि सेल रेस्टिंग फेज में चली जाएगी, सेल अब डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो G1 फेज को हम लोग गैप 1 फेज भी कह सकते हैं, या जनरेशन 1, या फिर प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कह सकते हैं। थोड़ा गंदा हो गया, साफ कर देता हूँ। देखिए G1 फेज को हम लोग गैप 1 कह सकते हैं, या जनरेशन 1, या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कह सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बरकरार रहो, थकना मत, हार मत मानना, बस मेहनत करते रहो। अब बात करते हैं हम लोग एस फेज के बारे में। ठीक है, एस फेज और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। एस फेज मतलब कि सिंथेसिस फेज। एस फेज वो फेज है जब डीएनए का सिंथेसिस होने लगता है सेल में। ठीक है, पहले से डीएनए जो मौजूद तो है ही, वैसे ही एक और सेम डीएनए सेल के अंदर बनने लगेगा। कब? एस फेज में। तो एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा या डीएनए डुप्लीकेशन, मतलब कि डीएनए का एक और कॉपी बनने लगेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it is increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1. Then after S phase, the number of chromosome remains in the same, that is 2n. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डीएनए का अमाउंट G1 फेज में 2C है, तो S फेज के बाद डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है, मतलब कि 23 पेयर क्रोमोसोम है, 2n, तो अमाउंट डीएनए का डबल होने के बाद भी, 4C होने के बाद भी क्रोमोसोम का नंबर जो है 2n ही रहेगा। ठीक है, आया समझ में? यही बात कह रहा है यहाँ पे। डिप्लॉयड हैप्लॉयड तो समझते होंगे। क्रोमोसोम नंबर अगर 46 है टोटल, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितना, 46, तो डिप्लॉयड सेल है। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, आधा हो गया, 23 हो गया, तो हैप्लॉयड हो गई सेल। ठीक है, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। अब देखिए, एनिमल सेल के केस में जब एस फेज आता है तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है, और एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होता है उसका डुप्लीकेशन भी शुरू हो जाता है एस फेज में आते ही। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था कि G1 फेज में सारी सेल ऑर्गेनली डिवाइड करती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल डिवाइड नहीं करता। लेकिन सेंट्रियोल कब डिवाइड करता है, सेंट्रियोल कब डिवाइड करता है, जब एस फेज में आता है सेल तब। ठीक है, तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता है, एनिमल में होता है सेंट्रियोल, एनिमल सेल में। तो सेंट्रियोल कब डिवाइड करेगा, एस फेज में। ठीक है, एनिमल सेल में। मोस्ट एक्टिव एंजाइम ड्यूरिंग एस फेज, एस फेज के दौरान जो सबसे एक्टिव एंजाइम होती है वो होता है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए पॉलीमरेज कौन सी एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए को बनाने में हेल्प करता है। तो इस फेज में क्या होता है, डीएनए बनता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का एक और कॉपी तैयार होता है, तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज उस वक्त काम कर रहा होता है। तो इस फेज में मोस्ट एक्टिव एंजाइम जो होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन G1 एंड एस फेज। तो हिस्टोन प्रोटीन कब सिंथेसाइज होता है, बनता है G1 फेज में और एस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन G1 फेज और एस फेज में सिंथेसाइज होता है, बनता है। देखिए सेंट्रियोल कहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए एनिमल सेल में ये दिख रहा है,
ये है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब शुरू होता है? एस फेज में। G1 फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेट नहीं करता, एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। आ रहा है समझ में दोस्तों? नहीं आता कमेंट में पूछ लेने का, शर्माने का नहीं। अब बात करते हैं हम लोग G2 फेज की, ठीक है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। देखिए G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में जो बाकी बचे कुछ जो प्रोटीन है, बाकी प्रोटीन स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रोटीन के अलावा जो भी प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन बनते हैं G2 फेज में, ठीक है। और सेल का ग्रोथ लेकिन कंटिन्यू रहता है। G1 फेज में भी सेल बढ़ता रहेगा, GS फेज आएगा तब भी सेल का ग्रोथ जारी रहेगा, सेल का साइज बढ़ता रहेगा। और G2 फेज आएगा तब भी सेल का साइज बढ़ता रहेगा, जारी रहेगा। और G2 फेज में ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बनता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन कब होगा? G2 फेज में। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब होगा? S फेज में। अब बाकी जो बची कुछ सेल ऑर्गेनेली थी सबका डुप्लीकेशन जो है कब हो गया था? G1 फेज में। G1 फेज में सारी सेल ऑर्गेनेली बन जाएगी। S फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा और क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। G2 फेज में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो G2 फेज को ना पोस्ट डीएनए सिंथेसिस या प्री माइटोटिक गैप फेज भी कहते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर आर सिंथेसाइज्ड एंड रेस्ट ऑफ द सेलुलर सिंथेसिस टेक प्लेस। G2 फेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और सेलुलर और बाकी जो भी चीज़ें सेल को चाहिए माइटोसिस करने में, एम फेज में जाने के लिए, वो सारी चीज़ें G2 फेज में बन जाती हैं, जो भी चीज़ बच गई हैं। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, example heart cell. Many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. Important point यहाँ पे, एडल्ट एनिमल्स में जैसे हम लोग में भी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सेल है जो कि डिवाइड नहीं करती है नॉर्मली। जब ख़ास ओकेज़न आता है, मतलब कि चोट लग गई, सेल वहाँ पर की इंजर्ड हो गई, तब वो जगह की सेल डिवाइड करेगी, नहीं तो वो कभी डिवाइड नहीं करती, ठीक है। जैसे कि हार्ट सेल हो गया, हार्ट सेल। तो ये हार्ट सेल क्या होता है, एक बार जो डिवाइड कर गई, एक बार जो हार्ट बन गया, उसके बाद दोबारा उसमें कभी कोई दूसरी सेल नहीं बनती। जब तक ये हार्ट में का कोई एक सेल डेड हुआ तो उसके जगह पर दूसरी सेल आएगी, ठीक है, तब जाके दूसरी कोई सेल कोई बनेगी, ठीक है। या फिर कहीं चोट लग गया हम लोग को, या इंजरी हुई, ठीक है, तब जाके कोई दूसरी सेल वहाँ पे बनेगी, नहीं तो वहाँ पे कोई सेल नहीं बनेगी। मतलब कोई भी सेल, नई सेल उस जगह पे रिप्लेस नहीं होगी, ठीक है। आ रहा समझ में? These cells do not divide further। तो ये सारी सेल जो डिवाइड नहीं करती कभी, ये सेल जो है G1 फेज को एग्जिट कर देती है और एक इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाती है, क्वासेंट स्टेज में, जिसको कहते हैं या G0 फेज कहते हैं ऑफ द सेल साइकिल। तो सेल जब G1 फेज को एग्जिट करती है, एस फेज में एंट्री नहीं लेती है, तो वो सेल चली जाती है G0 फेज में, रेस्ट फेज में, और वो सेल फिर डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। जब चोट लगेगा, अगर वो सेल डैमेज हो गई, तब उसकी जगह दूसरी सेल आएगी, नहीं तो कोई सेल वहाँ पे नहीं आएगी। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। तो सेल जो होती है इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल जो है अपना काम करना बंद कर दी है। सेल एक्टिव है मेटाबॉलिकली, इनएक्टिव स्टेज में चली गई, मतलब कि वो डिवीज़न के लिए आगे नहीं बढ़ी, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। और ये सेल तभी डिवाइड करेगी जब ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होगा डिवीज़न का, तब, नहीं तो ये डिवाइड नहीं करेगी। इन एनिमल
माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन हैप्लॉइड सोमैटिक सेल। एनिमल की बात करें तो एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन जो है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में देखने मिलता है। माइटोटिक सेल डिवीजन एनिमल में कहाँ देखने मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में देखने मिलता है। सोमैटिक सेल क्या होता है? बॉडी की सारी सेल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, सारी सेल को सोमैटिक सेल ही बोलते हैं, बस रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके, ठीक है। However, there are few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis। जबकि कुछ एक्सेप्शन है जहाँ सेल जो माइटोसिस, जहाँ हैप्लॉइड सेल ही माइटोसिस से डिवाइड करती है। एनिमल में सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल ही डिवाइड करती है माइटोसिस से, माइटोटिकली। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ हैप्लॉइड सेल ही माइटोसिस से माइटोटिकली डिवीजन करती है। एग्जाम्पल है मेल हनी बीज, कहाँ? मेल हनी बीज में। फिर प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। और प्लांट की केस की बात करें तो प्लांट में हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल दोनों माइटोटिक डिवीजन शो करती है, ठीक है। आया समझ में? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट करिए, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। In this cell cycle mutant, this cell cycle was arrested at specific points. These points were called checkpoint, G1 as checkpoint and G2 M checkpoint। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा बाहर का बता रहा हूँ, एग्जाम आने का चांसेस है इसका, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत आगे काम आएगा। तो सुनिए, सेल जो होती है जब वो G1 फेज से S फेज की तरफ बढ़ती है, ठीक है, जैसे सब G1 फेज से S फेज में बढ़ती है तो G1 फेज से S फेज में जाने से पहले सेल चेक करती है अपने डीएनए को कि कोई डीएनए सीक्वेंस गड़बड़ तो नहीं है, डीएनए में कहीं पे म्यूटेशन तो नहीं दिख रहा। म्यूटेशन मतलब कि डीएनए का जीन गड़बड़ा गया, डीएनए का सीक्वेंस कोडिंग गड़बड़ा गया हो, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो सेल जो म्यूटेशन को चेक करती है कब? जब सेल G1 फेज से S फेज में एंटर करती है तब, तो उसको बोलते हैं G1 S चेक पॉइंट, ठीक है। और दूसरी बात, जब सेल चेकिंग करती है जब सेल G2 से M फेज में, मतलब माइटोसिस फेज में जब एंटर करती है सेल, G2 से जब सेल M फेज में एंटर करेगी तब एक बार सेल चेकिंग करेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा G1 S चेक पॉइंट होता है एक होता है G2 M चेक पॉइंट। देयर इज ए कंट्रोल सिस्टम इनसाइड दिस सेल। इन दिस कंट्रोल सिस्टम ब्रेक एंड फीडबैक सिग्नल कैन ऑपरेट। तो सेल के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है। अब वो कंट्रोल सिस्टम जो है दो सिग्नल को भेजता है, एक होता है ब्रेक सिग्नल, एक होता है फीडबैक सिग्नल, ठीक है। ब्रेक सिग्नल कैन स्टॉप सेल साइकिल एट द चेक पॉइंट। फीडबैक सिग्नल कैन डिले द इवेंट ऑफ सेल साइकिल। देखिए, अगर सेल के कंट्रोल सिस्टम ने ब्रेक सिग्नल को भेजा चेक पॉइंट पे, जब सेल मान लो G1 से S फेज में एंटर कर रही है या G2 से M फेज में एंटर करेगी, तो उस वक्त अगर ब्रेक सिग्नल गया, कंट्रोल सिस्टम ने सेल के ब्रेक सिग्नल भेजा, तो क्या होगा? सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल का डिवीजन का प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा, रद्द हो जाएगा, ठीक है। सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल का डिवीजन का प्रोसेस रुक जाएगा अगर ब्रेक सिग्नल भेजा किसने? सेल के कंट्रोल सिस्टम ने तब। लेकिन अगर सेल के कंट्रोल सिस्टम ने फीडबैक सिग्नल भेजा, क्या भेजा? फीडबैक सिग्नल अगर सेल के कंट्रोल सिस्टम ने भेजा तो सेल का डिवीजन थोड़ा देर के लिए रुकेगा, परमानेंट रद्द नहीं किया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा सिर्फ, ठीक है। आ रहा समझ में? The P53 जीन प्रोड्यूसेस P53 प्रोटीन। तो P53 जीन जो होता है वो P53 प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। This protein is known as watchman of the genome because it responds to damaged DNA and abnormal DNA and it arrests the cell cycle in case of any fault in DNA, inhibits carcinogenesis। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सेल के डीएनए में p53 जीन होता है और ये p53 जीन जो होता है p53 प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, p53 जीन को हम लोग जो मतलब p53 प्रोटीन को हम लोग वॉचमैन ऑफ द जीनोम कहते हैं, जीनोम का वॉचमैन कहते हैं। क्योंकि ये p53 प्रोटीन जो होता है चेक करता है सेल के अंदर जाकर कि कहीं पर कोई डीएनए सीक्वेंस गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पे कोई डीएनए में एबनॉर्मलिटी तो दिख नहीं रही। अगर जैसे एबनॉर्मलिटी दिखेगी, ये जो है p53 प्रोटीन क्या करेगा, सेल साइकिल को रोक देगा ब्रेक सिग्नल भेज करके। ठीक है, जिससे क्या होगा, सेल का डिवीजन रुक जाएगा और कार्सिनोजेनेसिस, अगर आगे कैंसर होने वाला होगा तो वो प्रोस्ट कैंसर होने से आदमी बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एबनॉर्मल डीएनए के साथ सेल डिवाइड कर गया तो क्या होगा, सेल का जो ब्रेक जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा। कैंसर में क्या होता है, सेल का डिवीजन का जो ब्रेक वो फेल हो जाता है। सेल का जो हेफलिक लिमिट क्या होता है, हेफलिक लिमिट मतलब कि सेल, हर एक सेल के पास डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है कि सेल कितने बार डिवाइड करेगा, उसको बोलते हैं हेफलिक लिमिट। ठीक है, तो हेफलिक लिमिट जो है सेल का फेल कर जाएगा। सेल का जो ब्रेक जो है, ब्रेक लगाने का जो ताकत उस सेल के पास कि इतना बार डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड नहीं करेंगे, इस ताकत पे सेल के क्या हो जाएगा, ठप्पा लग जाएगा कि अब ये ब्रेक जो है ख़राब हो गया है और अब ये सेल डिवाइड करती चलेगी। यही होता है कैंसर में। तो ये p53 जीन क्या करेगा, अगर देखेगा डीएनए में कोई भी म्यूटेशन है तो सेल को डिवाइड होने से रोक देगा उसी टाइम, और कार्सिनोजेनेसिस से, कैंसर प्रॉब्लम से हम लोग बच जाएंगे। तो जो कैंसर जो होता है, मोर देन 50% ऑफ द कैंसर p53 जीन इज म्यूटेटेड। तो ज़्यादातर जो कैंसर हो जाता है, 50% से ज़्यादा कैंसर जो होता है उसमें क्या देखने मिलता है कि p53 जीन ही खराब हो गया है, p53 जीन ही म्यूटेटेड हो गया है। तो सेल को कौन चेक करेगा कि सेल के अंदर का डीएनए गड़बड़ है कि सही है? कौन रोकेगा सेल को आगे बढ़ने से जब p53 जीन ही खराब हो जाएगा? तो आ रहा समझ में? इन कैंसर the cell are not controlled by molecular mechanism, these cells are immortal। तो कैंसर के केस में सेल जो होती है वो मोलिकुलर मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल नहीं हो पाती है। सेल का जो है डिवाइड होने का ब्रेक फेल हो चुका होता है, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। और ये कैंसर सेल जो होता है इमॉर्टल होती है। क्या होती है? इमॉर्टल, अमर होती है, अमर कोशिकाएं। कैंसर मीन्स अनकंट्रोल माइटोसिस डिवीजन। कैंसर मतलब क्या? अनकंट्रोल माइटोसिस डिवीजन, मतलब माइटोसिस डिवीजन जो कि अनकंट्रोल्ड हो गया है। ठीक है, आया समझ में? तो आज के लिए इतना ही। फिर से बता दूं, एवरीथिंग इज फ्री हियर। अब जो क्वेश्चन होगा इस लेक्चर से जो बनेगा मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप जाइए वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो, मेरी भी हेल्प कर दो और अपनी भी हेल्प कर लो, और जो जिन्हें ज़रूरत है उनके तक वीडियो पहुंचा दो। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं सेल साइकिल सेल डिवीज़न के लेक्चर नंबर 3 में। ओके दोस्तों।